हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो ख़त्म किया था टॉपिक उसका नाम था टीलोफेज। अब टीलोफेज ख़त्म करने के बाद आप बताइए कि दोनों एंड्स पर एक एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है। तो अभी बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का, हाँ साइटोकाइनेसिस करवाना है। साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसमें आपको समझना होगा कि एक तो ये स्टार्ट इन लेट एनाफेज। जब आप लेट एनाफेज का डायग्राम देखते हैं ना, तो लेट एनाफेज में आप बताते हैं कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए हैं। जो क्रोमेटिड्स हैं वो कहाँ चले गए हैं? हाँ, अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए हैं, यूं। तो बताओ कि जब अपोजिट पोल की तरफ क्रोमेटिड्स चले गए हैं तो इक्वेटर खाली हो गया। देखो, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि साइटोकाइनेसिस जो होता है वो इक्वेटर से शुरू होता है। अब इक्वेटर अगर खाली हो गया तो यहां पर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बताएंगे स्टार्ट इन लेट एनाफेज एट इक्वेटर ऑफ द सेल। सेल के इक्वेटर पर शुरू हो जाता है। कहां पर? लेट एनाफेज में। कौन? तो हम बताते हैं साइटोकाइनेसिस की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। तो कब शुरू हो जाएगा? हाँ, ये शुरू हो जाएगा लेट एनाफेज में। ठीक है, अब जो काम की बात सीखनी है आपको वो क्या सीखनी है कि आपको दो टाइप बताने हैं, जिसमें पहला नाम आता है सेल फरो मेथड। आप बताइए कि फरो मेथड जो होता है बच्चे, ये एनिमल सेल्स में होता है। आसान तरीका है, इजी तरीका है, जिसमें जैसे सेल की हम बात करेंगे तो सेल के दोनों एंड्स पर दो न्यूक्लियस बन गए हैं और आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है बेटा वो सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर एनिमल सेल जो है उसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है। और आपको बताना है कि ये फ्लूइड नेचर की होती है, और फ्लूइड में आप बताएं सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है। तो आप बताएंगे कि इसमें क्या होगा कि जो इक्वेटर वाला एरिया है उस इक्वेटर वाले एरिया में एक प्रोटीन रिंग बनती है, पेरिफेरल प्रोटीन रिंग बनती है। और ये पेरिफेरल प्रोटीन रिंग कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, मींस इसमें एक्टिन प्रोटीन्स काम करते हैं, है ना। एक्टिन प्रोटीन्स काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होती है। तो क्या होगा कि थोड़ी देर में ये जो रिंग है बच्चे, ये अंदर की तरफ हम बताएंगे यहां से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी यूं। जब ये रिंग अंदर की तरफ यहां से कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आप बताइए ये जो स्ट्रक्चर यहां बन रही है ना, ये वाली, इसको नाम देते हैं हम फरो। आसान डिवीजन है ये। एनसीईआरटी ने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन वाला जो टॉपिक है ना, उसमें भी एक बात लिखी है कि फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक एज द सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन एंड सेल डिवीजन, ऐसे एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में फरो फॉर्मेशन की ही बात कर रही है एनसीईआरटी। अब आप बताइए कि जब यहां से फरो फॉर्मेशन होगा तो थोड़ी देर में ये जो फरो है वो इतनी ज्यादा ग्रोथ कर लेगी कि इस जगह पे आपस में चिपक जाएगी और फाइनली आपके पास यहां दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिनमें कि एक एक न्यूक्लियस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जो सेल फरो मेथड की हम बात कर रहे हैं ये एनिमल सेल्स में होता है। बड़ा आसान मेथड है। एक प्रोटीन रिंग बनती है पेरिफेरल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इक्वेटर पर, जिसमें कि एक्टिन प्रोटीन्स होते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल करवाकर, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होती है तो कॉन्ट्रैक्ट करवाकर फरो फॉर्मेशन करती है और इजीली सेल डिवीजन यहां परफॉर्म हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी जो बात आपको याद करनी है वो प्लांट सेल्स के बारे में हम याद करेंगे। प्लांट सेल्स में आप बताएंगे कि जो मेथड होता है बच्चे उसे हम सेल प्लेट मेथड कहते हैं। अब जब आप सेल प्लेट मेथड की बात करते हैं तो सेल प्लेट मेथड में आप याद करिए कि सबसे बाहर की तरफ आपको मिलेगी सेल वॉल, सबसे बाहर की तरफ आपको मिलने वाली है सेल वॉल। जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पास ये सेल थी, इसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री ये सेल वॉल है ना। अब जब आप इस सेल वॉल की बात करेंगे
तो अब आप बताइए कि इस सेल वॉल के अंदर की तरफ आपको मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। ये जो मैं रेड कलर में बना रहा हूं ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ब्लू कलर का जो डायग्राम था वो क्या था? हाँ, सेल वॉल। तो आप बताइए अब इसके अंदर की तरफ आपको मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर वाला डायग्राम जो था बच्चे वो था हमारे पास सेल वॉल, और उसके अंदर की तरफ रेड कलर में ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब आप बताइए कि एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, इक्वेटर पर आकर अरेंज होती हैं बोलो गोल्जियन वेसाइकल्स। दोनों पोलर एंड्स पे देखो न्यूक्लियस तो नए बन ही गए हैं, लेकिन नए न्यूक्लियस बनने के बाद आप बताओगे सेल वॉल अंदर की तरफ तो कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकती, क्योंकि सेल वॉल तो रिजिड बाउंड्री होती है। तो एक न्यूक्लियस इधर बन गया है, एक न्यूक्लियस इधर बन गया है। आप बताइए कि यहां पर आकर इक्वेटर ऑफ द सेल पर फ्रेगमोप्लास्ट बन जाता है, जो कि गोल्जियन वेसाइकल्स होती हैं, कुछ और नहीं। तो आप बताएंगे कि यहां अरेंज हो गई हैं आकर कौन? गोल्जियन वेसाइकल्स। और गोल्जियन वेसाइकल्स की बनी हुई इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे फ्रेगमोप्लास्ट। क्या नाम देंगे? तो हम बताएंगे कि ये जो गोल्जियन वेसाइकल यहां पर आकर अरेंज हुई हैं, इन गोल्जियन वेसाइकल्स को यहां से लेकर यहां तक जो नाम देंगे हम, वो हम नाम देंगे फ्रेगमोप्लास्ट। अब आप बताएंगे कि एक न्यूक्लियस इस पोल पे, एक न्यूक्लियस इस पोल पे। ये जो फ्रेगमोप्लास्ट में गोल्जियन वेसाइकल्स होती हैं, इन गोल्जियन वेसाइकल्स में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट भरा रहता है। तो आप बताएंगे कि फिल्ड विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट भरा रहता है। अब क्या होगा कि ये फटेंगी। बताइए कि गोल्जियन वेसाइकल्स जो जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट भरा हुआ था वो फट गई हैं सेंटर से पेरीफेरी की तरफ। जब ये सेंटर से पेरीफेरी की तरफ सभी की सभी गोल्जियन वेसाइकल्स फट जाती हैं, तो आप बताएंगे कि यहां पर सेल के इक्वेटर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जो है बच्चे वो सेल वॉल तक फैल जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जो है वो सेल वॉल तक फैल जाता है। और बताइए कि इस फैली हुई स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेटा सेल प्लेट। तो पहले फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा, उसके बाद ये जब फट जाएंगी तो ये सेल प्लेट है। अब आप बताइए कि जब सेल प्लेट बनती है तो सेल प्लेट बनते टाइम जो सेल मेम्ब्रेन होती है बोलो वो तो फ्लूइड नेचर की होती है बेचारी, इलास्टिक। तो जैसे ही ये यहां तक फैलेगा, सेल प्लेट कहां तक फैल जाएगा? सेल वॉल तक फैल जाएगा। तो बोलो सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों तरफ की सेल मेम्ब्रेन अलग हो जाएगी। ऊपर की सेल मेम्ब्रेन अलग, नीचे की सेल मेम्ब्रेन अलग। क्यों? यहां से कट जाएगी सेल मेम्ब्रेन इस जगह से, यूं। अब मेम्ब्रेन कटने के बाद आप बताइए कि जब मेम्ब्रेन यहां से कटेगी तो मेम्ब्रेन के कटने के बाद आपको यह ध्यान रखना होगा कि सेल प्लेट तो फैल गई है सेल वॉल तक, मेम्ब्रेन दोनों तरफ की अलग हो गई। तो बोलो मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लूइड नेचर की होती है, वो कटती नहीं है। कटती नहीं है तो नीचे वाला हिस्सा जो मेम्ब्रेन का है वो अलग कंटिन्यूस हो जाता है, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है मेम्ब्रेन का वो अलग कंटिन्यूस हो जाता है। तो आप बताइए मेम्ब्रेन यहां कंटिन्यूस हो गई है, ऊपर का साइटोप्लाज्म अलग हो गया और नीचे का साइटोप्लाज्म अलग हो गया। और आप बताएंगे कि अब जब ये दोनों साइटोप्लाज्म अलग हो गए हैं, तो अब आपको यहां ध्यान रखना है कि भाई एक मिनट बेटा, बना ही लेता हूं नया डायग्राम। तो आप बताएंगे कि जब ये यहां से क्या हो गया है, अलग हो गया है, तो आपको बताना होगा कि भाई अब दोनों तरफ क्या होगा, नई सेल वॉल का फॉर्मेशन करना होगा आपको। अब आप देखो जैसे ये आपके पास ये सेल थी ना, तो बताइए कि इस तरफ एक नई सेल वॉल का फॉर्मेशन, इस तरफ भी एक नई सेल वॉल का फॉर्मेशन, और ये वाला हिस्सा बोलो सेल मेम्ब्रेन, ये वाला हिस्सा भी सेल मेम्ब्रेन, और बीच में ये वाला जो पोर्शन था बच्चे ये कौन है? तो हम कहते हैं कि भाई ये तो है हमारे पास सेल प्लेट वाला एरिया। अब आप बताओ कि ऊपर की सेल अलग बन गई, नीचे की सेल अलग बन गई, दोनों पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया।
अब बताएंगे कि जो सेल प्लेट थी ना यहां पर, अब ये कहलाने लग जाएगी, बोलो मिडल लैमेला, दो नेबरिंग प्लांट सेल्स के बीच में मिडल लैमेला। और आप बताइए मिडल लैमेला का जो कंपोनेंट होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट ही होता है। अब आप बताएंगे कि ऊपर की सेल अलग हो गई है, ये सेल एक अलग सेल बन गई है और ये एक सेल अलग सेल बन गई है ना। और इनके अंदर ये आपके पास क्या है, हाँ सेल मेम्ब्रेन है, और इनके पास अपना अपना एक एक न्यूक्लियस भी है। तो दो डॉटर सेल्स यहाँ पर आपके पास रेडी हो गई हैं। और आप बताएंगे दोनों के बीच में जो कॉमन लेयर होती है बच्चे, उसे हम मिडल लैमेला का नाम बता देते हैं। ऐसे होता है प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस। ये ध्यान रखिए आप, प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस में आपको बताना है कि गोल्जन वेसाइकल सेंटर से पेरीफेरी की तरफ फटती हैं, सेंट्रीपीटल मैनर होता है, जबकि एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन बाहर से अंदर की तरफ मींस सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो सेंटर की तरफ होना सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से होना सेंट्रीपीटल। तो आप बताएंगे कि प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस यूं होगा। और ऐसे प्लांट सेल जो है, अब बच्चे का अगला क्वेश्चन ये होता है कि सर एक बात बताओ, स्टार्टिंग में जो मदर सेल थी उसका साइज तो बड़ा था, मैं कहता हूं यस। फिर कहता है कि सर ये जो दोनों सेल्स बनी है तो साइज में छोटी हो गई, ये जो दोनों डॉटर सेल्स बनी है ये दोनों सेल्स तो डॉटर साइज में छोटी हो गई। तो क्या प्लांट सेल्स में ऐसा होता जाता है कि सेल डिवीजन के साथ साथ कंटिन्यू सेल छोटी होती जाती हैं? आप बताइए नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां बताइए कि जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना बच्चे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल डिवाइड करती है प्लांट सेल के अंदर, तो उनमें क्या है कि प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और प्राइमरी सेल वॉल जो होती है बच्चे, वो होती है बोलो कैपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, तो हम कहते हैं कैपेबल ऑफ ग्रोथ, मतलब इलास्टिक नेचर की होती है। तो अब आप बताएंगे कि ये सेल जो है बच्चे, ये सेल यहां अब आगे क्या करेगी, बोलो एलोंगेशन करेगी। एलोंगेशन, एलोंगेशन कैसे होता है बोलो, ड्यू टू एंट्री ऑफ द वाटर, ड्यू टू एंट्री ऑफ द वाटर, एंट्री ऑफ वाटर, सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा। और वाटर एंटर करने से क्या होगा बोलो कि जो सेल है उसका साइज जो है बच्चे वो मदर सेल के इक्वल हो जाता है, मदर सेल के इक्वल हो जाता है। और इससे फायदा क्या होगा आप बताएंगे, इससे जब पानी एक्स्ट्रा सेल के अंदर एंटर करेगा, भी जैसे ये मेम्ब्रेन थी, और जब एक्स्ट्रा वाटर पानी सेल के अंदर एंटर करेगा तो आप बताएंगे कि सेल मैच्योरिटी पर अपने अंदर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगी और न्यूक्लियस जो है वो साइड में चला जाएगा, और इस सेल को हम एक मैच्योर सेल का नाम दे देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जी नॉट फेज में जब सेल जाती है ना तो पहले एलोंगेशन करती है ताकि वो अपना साइज मदर सेल के इक्वल कर सके। ये ध्यान रखिएगा आप बात, ठीक है। ये साइटोकाइनेसिस आपका मेथड कंप्लीट हुआ। अब काम की बात एक और बताता हूं जो एनसीईआरटी ने यहां पर लिखी हुई है आपके लिए, वो क्या लिखा है मैं उस पर बात कर लेता हूं आपके साथ। बताइए कि भाई कई बार क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। तो बताइए कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इसका मतलब है कि आपके पास ये मदर सेल है, मदर सेल जो है बच्चे वो इंटरफेज में जाती है, यहाँ G1 S और G2 फेज होने के बाद आप बताएंगे कि यहाँ M फेज कंप्लीट हुई, और M फेज कंप्लीट होने के बाद आप बताएंगे कि यहाँ पर आपके पास हाँ दो न्यूक्लियस बन गए हैं। M फेज कंप्लीट हुई है तो M फेज में आप बताओगे यहाँ दो न्यूक्लियस बन गए, और M फेज में भी आपको केवल कैरियोकाइनेसिस याद करना है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस नहीं। तो बोलो कैरियोकाइनेसिस तो हो गया है, कैरियोकाइनेसिस तो हो गया है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो आप बताइए इस सेल में कितने न्यूक्लियस हो गए, दो न्यूक्लियस हो गए। अब आप बताओ फिर से यहाँ पर जो सेल है वो आगे साइटोकाइनेसिस ना करके केवल क्या कर दे, हाँ कैरियोकाइनेसिस कर दे। तो अब आप बताओ इस सेल में कितने न्यूक्लियस हो गए, तो हम कहते हैं इस सेल में 4 न्यूक्लियस हो गए। अब बताओ फिर से अगर यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होने की बजाय क्या हो जाए फिर से कैरियोकाइनेसिस, तो बताइए कितने न्यूक्लियस हो गए, तो हम कहते हैं कि टोटल यहाँ पर 8 न्यूक्लियस हो गए। तो आप बताइए कि ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन गई है, देखो आप मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन गई है। एनसीईआरटी ने इसे सिंसाइटियम का नाम दिया है।
है ना, सिंसाइटियम। तो बताएंगे कि सिंसाइटियम का मतलब हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। इसे आप फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कह सकते हैं, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का नाम भी दे सकते हैं। इन शॉर्ट इसे हम FND भी लिख देते हैं, FND भी लिख देते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने हमें जो दिया है, एग्जाम्पल हमें क्या दिया है, तो हम कहते हैं बच्चे लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। कोकोनट में जो कोकोनट वाटर होता है ना बच्चे, हाँ, कोकोनट में जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं वो कुछ और नहीं, वो वास्तव में एक लिक्विड एंडोस्पर्म ही होता है। और जो लिक्विड एंडोस्पर्म है ना बच्चे, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है यहाँ पर कोकोनट के अंदर। तो ये एनसीईआरटी ने हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि कैरियोकाइनेसिस कभी कभी साइटोकाइनेसिस को नहीं करता है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड जो कंडीशन आपके पास आई है उसे आप सिंसाइटियम का नाम भी देते हैं, और इसका एग्जाम्पल हमें लिक्विड एंडोस्पर्म दिया गया है। ये आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका एनसीईआरटी में आता है वो आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। देखिए सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की, तो एनसीईआरटी कहती है कि माइटोटिक डिवीजन जो है वो डिप्लॉयड सेल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड है ओनली, ऐसे करके बताती है एनसीईआरटी। लेकिन आपको समझना होगा कि हमेशा ये डिप्लॉयड सेल्स में हो ये जरूरी नहीं है। आप बताएंगे कि माइटोसिस, या इसका दूसरा नाम है इक्वेशनल डिवीजन, occurs in both हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस नहीं होता है, मैं ये बोलने वाला था, मैंने लिख दिया। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल occurs in both हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। अब आप ये ध्यान रखना कि ये हैप्लॉइड सेल हो चाहे डिप्लॉइड सेल हो, होनी यूकैरियोटिक चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप बताएंगे बच्चे कभी भी माइटोसिस नहीं होता, वहां ए माइटोसिस होता है, बाइनरी फ्यूजन उसको हम कहते हैं। तो आप बताइए कि भाई डिप्लॉइड सेल तो हमें समझ आता है 2n वाली, n वाली सेल्स में भी माइटोसिस हो जाता है, बोलो हाँ। अगर मदर सेल आपके पास 2n वाली है, मदर सेल आपके पास 2n वाली है, तो बताइए उससे बनने वाली जो डॉटर सेल्स होंगी वो भी 2n वाली ही होंगी। और अगर आपके पास मदर सेल बच्चे n वाली है, तो बताइए उससे बनने वाली जो डॉटर सेल्स होंगी वो भी nn वाली होंगी। इसका मतलब जो हैप्लॉइड सेल्स हैं उनमें भी माइटोसिस हो जाता है। यहां हैप्लॉइड सेल्स के बारे में एनसीईआरटी ने हमें एग्जांपल किसका दिया है, एग्जांपल एनसीईआरटी ने हमें दिया है एक तो इन सम लोअर प्लांट्स हैप्लॉइड होते हैं, एंड सोशल इंसेक्ट। अब सोशल इंसेक्ट में आप याद कर सकते हैं ड्रोन को, बोलो मेल हनी बी की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर सोशल इंसेक्ट में। सोशल इसलिए है क्योंकि वो हमसे जुड़ा हुआ है, प्लांट्स में भी जुड़ा हुआ है, पॉलिनेशन करवाता है, नेक्टर लेके आता है, हमें शहद देता है। तो सोशल इंसेक्ट ड्रोन, इसे हम बताएंगे बच्चे मेल हनी बी। और आप बताइए कि जब हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन POI के अंदर, तो पता चलता है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन यहाँ डिसाइड हो जाता है। तो मेल हनी बी जो होता है बच्चे वो हैप्लॉइड होता है, फर्टिलाइजेशन के बिना बनता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि सोशल इंसेक्ट में एनसीईआरटी हमें हनी बी का एग्जाम्पल दे रही है। एक तो बात ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा जो अच्छा सिग्निफिकेंस एनसीईआरटी लिख के देती है कि माइटोसिस जो है रीस्टोर द कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। इस साइटोप्लाज्मिक रेशो का दूसरा नाम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी है। अब बात आती है कि कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है।
तो उसके बारे में मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ना बेटा ये कोई सेल है, ठीक है। आप बताइए इस सेल का अगर मैं वॉल्यूम देखूं, वॉल्यूम ऑफ सेल में लिखता हूं वी सी, बोलो 100, नंबर ले लिया मैंने ऐसे एग्जांपल, ठीक है। अंदर बताओ इसके न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के लिए बोलेंगे, बोलो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वी एन, मान लेते हैं 10। और अगर आप साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम निकालेंगे अब, तो बोलो सेल में से न्यूक्लियस माइनस कर दो, साइटोप्लाज्म बच गया। तो यहां लिखें हम वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, तो वी सी माइनस वी एन, तो आप बताएंगे ये आ जाएगा 90। सही है। अब सिंपल बात समझिए कि भाई न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर और द रेगुलेटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज कंट्रोलर और रेगुलेटर ऑफ द सेल, कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का रेगुलेटर या कंट्रोलर होता है। बात सही है, बात बिल्कुल सही है। अब समझने की बात यह है कि 10 ml का न्यूक्लियस हमारे पास है, जिसका 10 वॉल्यूम है आपके पास, वो 90 वॉल्यूम को रेगुलेट करके बैठा है, बिल्कुल बैठा है। तो आप बताइए अगर हम इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स निकालें, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर इस सेल का हम निकालें, तो वो आएगा, बोलो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, मींस वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन, तभी तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म आएगा। तो आप बताइए ये आएगा 10 अपॉन 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। तो अभी के लिए जो सेल है बच्चे, उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स आ रहा है कितना? हाँ सही है। अब आप बताइए कि इस सेल के अंदर हो गई ग्रोथ, यही सेल है वो। अब इस सेल में बोलो हो गई है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, और आप बताइए G1 फेज में मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, हम पढ़ते हैं ना इंटरफेज के टाइम पे। तो यहां साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुई, तो बताओ कि सेल का जो वॉल्यूम है ना बेटा वो बढ़ गया। आप बताइए कि सेल का वॉल्यूम ऑफ द सेल हो गया है वी सी, बोलो 200, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी बेचारा उतना ही पड़ा है, वी एन की वैल्यू अभी भी 10 है। तो बताइए फिर यहां पर वी सी माइनस वी एन की वैल्यू 190 हो गई। तो अगर आप इस सेल का के आई निकालना चाहेंगे, तो वो आ जाएगा 10 अपॉन 190 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19। तो बताइए कि सेल का साइज बढ़ने की वजह से साइटोप्लाज्म का साइज भी बढ़ गया, सेल का साइज बढ़ने की वजह से साइटोप्लाज्म का साइज भी बढ़ गया, मतलब साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ने की वजह से सेल का साइज बढ़ गया, लेकिन न्यूक्लियस का नहीं बढ़ा। तो बताओ कि 10 ml का न्यूक्लियस 90 ml के साइटोप्लाज्म को रेगुलेट कर रहा था, आसानी से काम चल रहा था। लेकिन अब 10 ml के न्यूक्लियस के लिए रेगुलेट करने के लिए साइटोप्लाज्म 19 ml हो गया, 19 ml। तो फिर न्यूक्लियस कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इसको रेगुलेट करना मेरे लिए मुश्किल है। तो मुश्किल है तो फिर वो क्या करता है, बोलो सेल डिवीजन करता है और ऐसी 2 सेल्स बना देता है, ऐसी 2 सेल्स बना देता है। पहले वो साइटोप्लाज्म में 10-10 ml के 2 न्यूक्लियस बनाएगा, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस करके दोनों सेल्स को बना देगा। फिर बच्चा कहता है 100 ml वाला तो साइटोप्लाज्म का आएगा नहीं वो वॉल्यूम, क्योंकि 190 अगर आप करोगे डिवाइड, 190 को डिवाइड 85 आएगा। तो आप इसमें घबराइए मत, सॉरी 95 आएगा। तो आप बताइए इसमें घबराइए मत, 95 आएगा। लेकिन आपको ये भी बताना है कि कोई भी सेल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करने के बाद एलोंगेशन भी तो करती है अपने साइज को गेन करने के लिए, अभी अभी पढ़ा है हमने। तो एलोंगेशन करेगी और अपने साइज को मदर सेल के इक्वल कर लेगी, ध्यान रखिए। तो बताइए कि जो सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का, उसके माइटोसिस के सिग्निफिकेंस में ये बात भी लिखी हुई है एनसीईआरटी ने, सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस में ये बात एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, हाँ, कि भाई ये क्या करता है, हाँ, कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो को रिस्टोर कर देता है, ऐसे एनसीईआरटी मेंशन करती है। तो ये कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो है। इसके अलावा सिग्निफिकेंस अगर हम देखेंगे तो आप बताएंगे कि माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल।
ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाता है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में बताइए कि जो मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड बाय माइटोसिस एंड फॉर्म न्यू सेल्स इन प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी में ये क्या करेगा, नई सेल्स का फॉर्मेशन कर देगा। सही है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड किससे कर रहा है, तो हम कहते हैं डिवाइड बाय माइटोसिस, और नई सेल्स को क्या करता है, प्लांट बॉडी में फॉर्म कर देता है। सिंपल बात है। आप बताइए कि मेरिस्टेम जब हम बात करते हैं तो आपको ये याद करना है कि आपके पास मेरिस्टेम दो टाइप के होते हैं बच्चे। एक होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, इन्हें आप एपिकल मेरिस्टेम भी बताते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। और एक होते हैं बच्चे सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है उसमें हम याद करते हैं कैम्बियम को, कोरक कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये एनाटॉमी में आता है। तो आपको बताना है कि अगर सेकेंडरी ग्रोथ की बात आए तो सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसका एग्जांपल कैम्बियम है, और अगर प्राइमरी मेरिस्टेम की बात आती है तो एपिकल मेरिस्टेम, जिसमें कि बच्चे आपको दोनों ही मेरिस्टेम में माइटोटिक डिवीजन होता है। मेरिस्टेम कोई भी हो, माइटोटिक डिवीजन करता है। इसके बाद एनसीईआरटी आपको एक बात और अच्छी से लिख के देती है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द माइटोसिस इज सेल रिपेयर। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चे माइटोसिस का। बोलो, इससे हमें ये फायदा होता है कि हमारी अगर चोट लग जाती है तो जख्म भर जाते हैं। आप बताइए, कहीं चोट लग गई, घाव हो गया, तो वहां की सेल्स डैमेज हुई हैं, वहां की सेल्स डैमेज हुई हैं, तो उनको रिप्लेस करने का काम कौन करता है, बताइए, माइटोसिस। जैसे आप बताते हैं, इसमें एग्जांपल मैं बताता हूं, एनसीईआरटी ने एग्जांपल जो हमें दिया है, बोलो ह्यूमन आरबीसी का एक तो एग्जांपल है। ह्यूमन आरबीसी जो होती है बच्चे, उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। ह्यूमन आरबीसी का लाइफ स्पैन ज्यादा लंबा नहीं होता, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। तो आप बताइएगा कि न्यू आरबीसीज रिप्लेस होती रहती हैं बाय माइटोसिस। और दूसरा एनसीईआरटी कहती है लाइनिंग ऑफ द गट। लाइनिंग ऑफ द गट का मतलब हो गया एपिथेलियम टिश्यू ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो आप बताइए, आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है, जैसे आप माउथ के बाद चलते हैं तो आप ईसोफेगस की, स्टमक की बात करते हैं, इसमें अंदर अगर कहीं कट भी लग जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बताइए कि लाइनिंग ऑफ द गट जो होती है बच्चे, वो भी रिपेयर किससे होती रहती है अंदर, बताइए, माइटोसिस से। इसका मतलब अंदर अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है ना, तो माइटोसिस क्या करता है कि उन सेल्स को फिर से रिप्लेस कर देता है। तो माइटोसिस का अगर आपसे मोस्ट या वेरी सिग्निफिकेंट फंक्शन पूछा जाए तो आप बताइएगा सेल रिपेयर। बहुत अच्छा फंक्शन है। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करना है ना। ये आपको माइटोसिस के सिग्निफिकेंस याद करने। और माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स में भी होता है और हैप्लॉइड सेल्स में भी। मैं एक बात और यहां पर आपको बताना चाहूंगा इस वाले पेज से, कि जो एनसीईआरटी आपके पास ओल्ड वाला वर्जन है, उसमें 164 नंबर पेज पे जहां G0 फेज लिखी है ना, क्यूसेंट फेज, उसके ठीक नीचे वाला पैराग्राफ, उसके ठीक नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर एनसीईआरटी पहली लाइन लिखती है कि भाई माइटोटिक डिवीजन अकर्स इन ओनली डिप्लॉयड सेल्स इन एनिमल्स। लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आपके पास एनसीईआरटी 2018 से पहले की एडिशन की है तो उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर आपके पास एनसीईआरटी बच्चे 2019 के एडिशन की है, 19, 20, 21, 22 तक की, और 23 वाले में भी है, तो वहां एनसीईआरटी ने पहली लाइन तो लिख दिया कि ओनली इन सोमैटिक सेल्स, लेकिन डिप्लॉयड सेल्स, लेकिन साथ में बाद में एक्सेप्शन भी मेंशन कर दिया है वहां पर, ड्रॉन्स वाला, ये है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। और फिर एक बात आती है, वहां सोमैटिक सेल को लिखा गया है। तो सोमैटिक सेल वो सेल होती हैं जो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, और जर्म सेल्स वो होती हैं जो गैमेट फॉर्मेशन करती हैं। तो अगर आप हायर ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है सेल्स विच
फॉर्म बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और बच्चे जर्म सेल्स का मतलब होता है सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन। तो बताइए, जो गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं वो तो होती हैं जर्म सेल्स, गैमेट का फॉर्मेशन करने वाली तो होती हैं जर्म सेल्स। हाँ, और जो बॉडी फॉर्मेशन करती हैं वो होती हैं सोमैटिक सेल्स। एक तो ये बात क्लियर कर लो, ठीक है। दूसरी बात, ये आपका माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं मियोटिक डिवीजन की। देखिए, जब हम मियोसिस की डिवीजन की बात करेंगे, अगला डिवीजन जो हमारे पास है वो कौन है? मियोसिस। एक तो आपको याद करना है कि ओनली इन डिप्लॉइड मतलब 2n, या आप बताइए 2n के मल्टीप्लाई में जो भी सेल्स होंगी। मतलब 2n, 4n, 6n, मतलब इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको याद करना है कि भाई इन्हीं सेल्स में आपको याद करना है। हमारे एनसीईआरटी में डिप्लॉइड सेल के बारे में लिखा गया है, लेकिन क्या 4n सेल में मियोसिस नहीं हो सकता? हो सकता है। 6n में नहीं हो सकता? हो सकता है, करवा सकते हैं, गैमेट्स बन सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा करवाते हैं हम, लेकिन हमारे चैप्टर में हमें यही समझाया गया 2n को लेकर। बताइए, मियोसिस के दौरान, ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवाइडेड 2 टाइम्स। यहां सेल 2 बार डिवाइड करती है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास ये एक मदर सेल है बेटा, और इस मदर सेल के अंदर अगर हम डीएनए की अमाउंट लिखें और क्रोमोसोम नंबर लिखें तो 2n और 2c बता दें। तो बताइए कि ये सेल पहले मियोसिस 1 करेगी, तो मियोसिस 1 से बताएंगे 2 डॉटर सेल्स बनेंगी आपके पास। ये एक डॉटर सेल, ये दूसरी डॉटर सेल, और इस डिवीजन को नाम दोगे मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 से जो डॉटर सेल्स बनेंगी बच्चों, वो बनेंगी n और 2c, n और 2c। यहां बताइए 2n जो है वो क्रोमोसोम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और 2c जो है वो डीएनए अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां एक बात क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में आप, कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हैं, देखो 2n से n हो गया, लेकिन डीएनए की अमाउंट जो होती है ना बच्चे, वो सेम बनी रहती है। बताइए, उसी डीएनए की अमाउंट को हाफ करने के लिए ये सेल फिर आगे डिवाइड करेगी। उस डिवीजन को हम नाम देते हैं मियोसिस सेकेंड। और इसमें भी आपको बताना है कि 2-2 आपके पास डॉटर सेल्स बन जाएंगी, लेकिन ये बनने वाली दोनों डॉटर सेल्स जो होंगी वो n और c, n और c, इधर भी n और c, n और c होंगी। तो आप बताइए, मियोसिस 1 से 2 सेल और मियोसिस 2 से 4 सेल टोटल, तो मियोसिस में टोटल 4 सेल डॉटर सेल्स बनती हैं। बताइए, मियोसिस 1 से जो सेल्स बनती हैं, इन दोनों सेल्स को बोला जाता है डायड ऑफ सेल्स। लेकिन मियोसिस 2 से जो चारों सेल्स बनती हैं, इसे नाम दिया जाता है टेट्राड ऑफ सेल्स। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मियोसिस 1 की। देखिए, जब हम मियोसिस 1 की बात करेंगे, मतलब फर्स्ट मियोसिस डिवीजन की बात करेंगे, तो आपको बताना होगा कि मियोसिस 1 में सबसे पहले आपके पास आएगी इंटरफेज। तो बताइए, सेल डिवीजन कोई भी शुरू करो, चाहे मियोसिस चाहे माइटोसिस, इंटरफेज तो आनी ही आनी है। और इस इंटरफेज में आएगी G1 फेज, इंटरफेज में आएगी S फेज, और इंटरफेज 1 में आएगी G2 फेज। मतलब ये फेजेस तो आनी ही आनी है। इंटरफेज कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड फेज आती है बच्चे, उसे हम कहते हैं M फेज, जो कि रियल डिविजनल फेज होती है। इसमें हमें 2 चीजें पढ़नी होती हैं। एक हमें याद करना है बच्चे इसमें कैरियोकाइनेसिस। अब बताइए, ये M फेज 1 होगी, जैसे इंटरफेज 1 है वैसे ये M फेज 1 होगी। इसमें याद करना है एक तो कैरियोकाइनेसिस को, और एक याद करना है साइटोकाइनेसिस को। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस,
देखिए जब आप कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं तो बताइए कि इस कैरियोकाइनेसिस में हमने आगे सब डिविजन्स की बात करी, सब फेजेस की बात करी, तो सबसे पहले जो फेज आएगी ना बच्चे इसमें वो होगी प्रोफेज 1। बताइए प्रोफेज 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज फॉर द मियोसिस 1। क्यों? क्योंकि इस फेज में बच्चे क्रॉसिंग ओवर होता है। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गैमेट फॉर्मेशन के अंदर वेरिएशंस लाने में प्रोफेज 1 का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए प्रोफेज 1 एक कॉम्प्लिकेटेड फेज हो जाती है हमारे लिए। तो हमने क्या किया है, इसकी स्टडी को इजी करने के लिए इसे आगे 5 सब फेजेस में डिवाइड कर लिया है। हाउ मेनी? 5। जिसमें सबसे पहले आती है लेप्टोटीन, दूसरे नंबर पे आएगी जाइगोटीन, तीसरे नंबर पे आएगी पेकाइटीन, चौथे नंबर पे आएगी डिप्लोटीन और पांचवें नंबर पे आएगी डाइकाइनेसिस। बता दीजिए कि लेप्टोटीन तो अर्ली प्रोफेज है, नाम से ही क्लियर है, और जो डाइकाइनेसिस है वो लेट प्रोफेज 1 है, नाम से ही क्लियर है कि भाई जो सबसे लास्ट में है वो लेट प्रोफेज और सबसे पहले है वो अर्ली प्रोफेज। तो काम की तो 3 ही फेज रही बीच वाली। इन बीच वाली तीनों फेजेस के बारे में अगर आप बात करोगे तो जाइगोटीन में तो आप बताओ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगा। पेकाइटीन बोलो वो फेज है जिसमें क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होता है। तो आप बताइए मियोसिस में मियोसिस 1 इंपॉर्टेंट है, मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1 इंपॉर्टेंट है और कैरियोकाइनेसिस 1 में प्रोफेज 1 इंपॉर्टेंट है, और प्रोफेज 1 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेकाइटीन फेज है क्योंकि पर्टिकुलर इसी फेज में हम क्रॉसिंग ओवर समझाते हैं। और डिप्लोटीन में हम बताते हैं कि क्याज़मेटा फॉर्मेशन होता है या क्याज़मा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि कैसे होता है क्याज़मेटा फॉर्मेशन या क्याज़मा फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप बताएंगे कि भाई ये 5 सब फेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसमें से 3 सबसे काम की, लेप्टोटीन अर्ली प्रोफेज 1, डाइकाइनेसिस हो गई लेट, और जाइगोटीन, पेकाइटीन और डिप्लोटीन हमारे लिए काम की हो गई हैं। इसके बाद आप बताएंगे कि भाई प्रोफेज 1 के बाद नेक्स्ट फेज आएगी, बोलो मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के बाद आएगी बोलो एनाफेज 1, और एनाफेज 1 के बाद आएगी बोलो टीलोफेज 1। और जैसे ही आप टीलोफेज खत्म करेंगे तो आपके पास साइटोकाइनेसिस आएगा, जिसमें 2 मेथड, एक तो सेल प्लेट मेथड, वही बात प्लांट सेल है तो, और सेल फरो मेथड अगर एनिमल सेल है तो बच्चा कहता है कि प्लांट सेल में भी मियोसिस होता है? बिल्कुल होता है बच्चे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स की जर्म सेल्स जो कि गैमेट्स बनाएंगी वो मियोसिस ही करेंगी, ये आपको समझना हो। तो ये आपको मियोसिस का बच्चे आउटलाइन मिला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रोफेज 1 है। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक शुरू करेंगे बच्चे वो हम शुरू करेंगे प्रोफेज 1 को। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोफेज 1 और मियोसिस का लगभग पोर्शन करवा दूंगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट फेज मतलब लेक्चर में हम पूरा मियोसिस ही खत्म कर दें। आप इतना अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी से कवर करिए चीज़ों को। नेक्स्ट क्लास में प्रोफेज 1 में आपको पढ़ाऊंगा जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। एनसीईआरटी में इसका एक भी डायग्राम नहीं है, लेकिन हम बहुत अच्छे से करेंगे इसको। ठीक है, पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी रीड करते रहिए और साथ साथ चलते रहिए, और डॉक्टर बन जाइए, जल्दी से मेडिकल कॉलेज में जाइए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।